अस्सलामुअलैकुम। कहानी अब में आप सबके लिए दीदा दिल फरशेरा। 4 औरतें 4 कहानियाँ आपके लिए। पहली कहानी का नाम है आईना। राइटर नज़ीर फातिमा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने हशाम की बात बड़ी आपा की अनाबिया से तय कर दी। अगले जुम्मा को निकाह है। अदनान साहब ने अपनी बीवी हाला को इत्तला दी। हाला इस इत्तला पर हक्का बक्का खड़ी रही, मगर ऐसे कैसे। अभी वो कुछ कहने ही लगी थी कि अदनान साहब ने हाथ उठाकर इन्हें खामोश करवा दिया और मुड़कर कमरे से बाहर निकल गए। हाला बेइज्जती और बेवक्ती के एहसास से मगलूब कुर्सी पर गिर से गईं। वो रोना नहीं चाहती थीं, मगर आंसू गालों पर फिसलने लगे थे। अम्मी क्या पकाया आज? बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ खाना। अम्मी क्या हुआ आपको? आप रो रही हैं? हशाम की नज़र जैसे ही माँ के चेहरे और सूजी हुई आंखों पर पड़ी तो अपनी बात अधूरी छोड़कर उनसे पूछने लगा। अम्मी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, छोड़ें, सब इधर आएँ। हशाम ने उनके हाथ से सलाद की प्लेट लेकर साइड पर रखी और इन्हें लेकर लाउंज में आ गया। यहाँ बैठें, बताएं मुझे क्या हुआ। हशाम अपनी बहादुर माँ को जानता था, जो छोटी छोटी बातों पर रोने वाली नहीं थी। यकीनन कुछ ऐसा हुआ था जिससे इन्हें शदीद रंज पहुंचा था। हाला ने बेटे की फ़िक्र पर ठंडी सांस भरी। बस बेटा, पता नहीं मेरी किस्मत इतनी बेवकूफ़ी सहना कब कबूल करेगी। आपको कब से किस्मत से गिला होने लगा? आप तो हमारी हिम्मत बंधाती हैं, खुद क्यों हिम्मत हार रही हैं? सारी ज़िंदगी गुजर गई, मैंने हिम्मत रखी, मगर अब मेरी हिम्मत ख़त्म होने लगी है। उन्होंने अपने आंचल से आंखें साफ़ की। आंखें तो खुश्क हो गई, मगर आंचल भीग गया था। अम्मी मैं परेशान हो रहा हूँ, प्लीज़ बताएं ना। हशाम के इसरार पर हाला ने इसे सारी बात बताई तो इसने गहरी सांस ऐसे खारिज की जैसे खोदा पहाड़ निकला चूहा। बस इतनी सी बात पर परेशान हो रही हैं। हशाम का पुरसकून बेफिक्र लहजा सुनकर हाला ने एक नज़र इसे देखा। ये इतनी सी बात है? मेरे नज़दीक तो ये इतनी सी बात भी नहीं है। क्या तुम अपने बाप को जानते नहीं हो? जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। आप बेफिक्र रहें, चलें उठें, मुँह हाथ धोएं, फिर खाना खाते हैं। हशाम ने इन्हें हाथ पकड़कर उठाया और कंधों से पकड़कर उनका रुख वाशरूम की तरफ कर दिया था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। हशाम सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया। तबस्सुम बाहर बरामदे में कुर्सी पर रखे मौसम में गुम थी। हशाम ने एक नज़र इर्द गिर्द से बेनियाज तबस्सुम को देखा और फिर दूसरी नज़र सामने मंजर पर डाली। मूसलाधार बारिश एक दबीज चादर की तरह आसमान से ज़मीन तक तनी दिखाई दे रही थी। सब्ज़ रंग गहरे धुले हुए सब्ज़े में तब्दील हो गया था। हशाम ने नज़र फेर कर दोबारा तबस्सुम को देखा, खनकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, पता कैसे चलता, मौसम में जो गुम थी। हशाम सामने रखी दूसरी कुर्सी पर टिक गया। मैं सोच रही थी काश ऐसी कोई मूसलाधार बारिश हमारी ज़िंदगियों की सारी तलखियों मसाइल को भी बहा कर ले जाए और सब कुछ निखर जाए। डियर कज़न, सोचो पर तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। सोचो, जो दिल चाहे खूब सोचो। खाला किधर है? हशाम को बुशरा बेगम नज़र न आई तो इधर उधर नज़र दौड़ा कर पूछा। सो रही हैं, तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, हाला खाला आई थी, दोनों बहनों में कुछ बात हुई, बस तब से तबीयत ख़राब है। यह घर बुशरा और हाला के माँ बाप का था। बुशरा शादी के 5 साल बाद बेवा होकर एक बच्ची के साथ यहाँ आ गई थी। तब माँ बाप दोनों हयात थे, जबकि हाला को ससुराल वालों ने जगह की तंगी के बाइस अलग रहने पर मजबूर किया तो किराए पर धक्के खाने के बजाय बरसों पहले वो भी अपने दोनों बेटों समेत यहाँ अपनी छोटी बहन के पास आ गई थी। हाला ऊपर वाली मंजिल पर रिहाइश पजीर थी और बुशरा नीचे वाली पर। अम्मी को मना भी किया था कि परेशान ना हो, उन्होंने खाला को भी परेशान कर दिया। हशाम ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। क्या बात है? तबस्सुम परेशान हुई। एक तो आप सब लोग ज़रा सी बात पर यूँ परेशान हो जाते हैं जैसे एटम बम फटने में बस चंद सेकंड्स ही रह गए हों। हशाम मुस्कुराया। अच्छा बताओ ना, क्या बात है? अब्बू ने मेरी बात रानिया से तय कर दी है। क्या? तो खाला ठीक परेशान है। शादी तो मैं वहाँ करूँगा जहाँ अम्मी की मर्ज़ी होगी। हशाम ने तबस्सुम के मासूम चेहरे को देखकर कहा। खालू की मर्ज़ी पर राज़ी नहीं हो, खाला की मर्ज़ी को कैसे मानोगे? क्योंकि इनकी और मेरी मर्ज़ी मिलती है। हैं? हशाम के बच्चे, लड़की पसंद कर ली, मुझे बताया तक नहीं। वैसे तो बड़े दोस्त बनते हो मेरे। तबस्सुम हैरत और खुशी के साथ साथ गुस्सा भी दिखाने लगी तो हशाम हंस दिया। तो मैं ही बताऊंगा सबसे पहले, मगर इस वक्त अच्छी सी चाय पिला दो पकौड़ों के साथ। इतना अच्छा मौसम हो रहा है। हशाम की फरमाइश पर तबस्सुम किचन में आ गई। बारिश रुक चुकी थी। हशाम अभी तक बरामदे में ही बैठा हुआ था।
तबस्सुम इसे चाय पकौड़े देने के बाद नमाज़ पढ़ने कमरे में जा चुकी थी। गेट खोला और अदनान साहब घर में दाखिल हुए। साहबजादे, ज़रा मेरे साथ आओ, तुमसे बात करनी है। हशाम को हुक्म देकर वह आगे बढ़ गए। हशाम भी इनके पीछे चल दिया। अब्बू, मुझे आपकी बात से कोई इख्तलाफ नहीं, मगर मैं निकाह से पहले दादी, फुप्पो, चचा, आप सब बड़ों से चंद बातें करना चाहता हूँ। अदनान साहब की सारी बात सुनकर हशाम ने इत्मीनान से कहा, अच्छा, मैं सबको कल बुला लेता हूँ। जवान बेटे की संजीदगी देखकर अदनान साहब को हामी भरना पड़ी। नहीं, यहाँ नहीं, आप दादी वाले घर में सबको बुलाएं। दादी के घर के हाल कमरे में सब जमा थे। मैं आप लोगों पर एक बात वाज़े करना चाहता हूँ कि शादी के बाद मैं सिर्फ घर का राशन लाने और बिल भरने का ज़िम्मेदार हूँगा। इसके अलावा मैं रानिया की कोई और ज़िम्मेदारी नहीं उठाऊँगा। हशाम की बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया था। मियाँ, बीवी की ज़रूरियात में सिर्फ राशन और बिल थोड़ी होते हैं, और भी हज़ारों ज़रूरतें होती हैं, फुप्पो बोली। तो हशाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। काश हमारे अब्बू को भी किसी ने ये बात समझाई होती। होता होगा, मगर मैंने अपने बाप को अपनी माँ की सिर्फ यही 2 ज़रूरियात पूरी करते देखा है, इसलिए मैं भी बस यही करूँगा। रानिया अगर मेरी अम्मी जैसी ज़िंदगी गुजारने का हौसला रखती है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये सब इसी मीसनी का किया धरा है। यही ऐसे काम कर रही है। वो अम्मी को कोसने लगीं। अगर अम्मी ने बदला लिया होता तो हम अब्बू की इज़्ज़त ना करते, आप लोगों से तमीज़ तहज़ीब से बात ना करते। ये बदला नहीं है, ये वो तरीक़ा है जो मैंने अपने घर में देखा है। मैंने सारी उम्र अपनी माँ को मेहनत करते देखा, कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ घर में बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाते देखा, अपनी ज़रूरियात को पसे पुश डालकर अखराजात की फ़िक्र में घुलते देखा। यहाँ तक कि अपने बच्चों की पैदाइश के अखराजात भी हमारी माँ ने अपनी कमाई से पूरे किए। और अब्बू, जिनका कारोबार इन्हें माहाना लाखों में मुनाफा देता है, इन्हें सिर्फ अपनी माँ और बहन भाइयों की ज़रूरियात पूरी करते देखा। बच्चों और बीवी का कभी कोई हक़ उन्होंने ना माना, ना पूरा किया। तो अब आप लोग मुझसे ही तवक्को कैसे रख सकते हैं कि मैं अपनी बीवी के सारे हकूक़ पूरे करूँगा? मैं तो वही करूँगा जो मेरे बाप ने किया, क्योंकि मैंने यही देखा और सीखा है। वैसे भी वो कहते हैं ना कि बाप पे पोत कमरे में मौजूद सब अफराद को सांप सूंघ गया। किसी के पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। हशाम ने कमरे मौजूद हर शख्स के हाथ में आईना थमा दिया था। इस आईने में अपनी सूरत देखकर अदनान साहब का रंग फक हुआ और बाकी सब ने अपनी सूरतें देखकर नज़रें झुका लीं और लब सिए बैठे थे। माँ बाप बहन भाइयों की ज़रूरियात पूरी करना बहुत अच्छी बात है, मगर बीवी और बच्चों की ज़रूरियात पर पाँव रख कर नहीं। अदनान साहब को ये बात अब समझ में आई थी। इससे पहले अपने तईं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीके से निभा रहे थे। किसी बहन भाई ने घर बनाना हो, उनके किसी के बच्चे की फ़ीस जाननी हो, छोटे बहन भाइयों की शादियाँ, उनके बच्चों की पैदाइश, स्कूल में दाखिले, सब अदनान ने ही किया, तो माँ के हुक्म पर किया। कभी किसी ने उनसे ये ना कहा कि तुम्हारे बीवी बच्चों का भी तुम पर हक़ है। यूँ हमारी मुश्किल ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना दिया था आप लोगों ने। चलें अम्मी। हशाम ने बुत बनी हाला का हाथ थामा था। दोनों माँ बेटा कमरे से निकल गए और पीछे रह जाने वाले ख़ुद से नज़रें मिलाने के काबिल भी ना रहे थे। हाला रो रही थी। उनकी खामोश कुर्बानी और मेहनत ज़ाया नहीं गई थी। उनकी औलाद उनकी ढाल बन गई थी। अम्मी, अब रोएं मत, देखिएगा फुप्पो की तरफ से इनकार हो जाएगा। अब आप मेरा रिश्ता पक्का करने की तैयारी कीजिए। कहाँ? जहाँ आपकी मर्ज़ी है। हशाम अपनी अम्मी की ख्वाहिश से वाकिफ़ था कि वह तबस्सुम को अपनी बहू बनाना चाहती हैं, सो आराम से कह दिया, तुम्हें कैसे मालूम मेरी मर्ज़ी कहाँ है? हाला ने इसे घूरा। जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वैसे आपकी दौड़ खाला के घर तक। हशाम ने शरारत से कहा तो हाला मुस्कुरा दी। उनकी सारी थकन कहीं दूर भाग गई थी और वो हल्की फुल्की हो गई थी। ना बाबा, मुझे अपनी भांजी बड़ी प्यारी है और तुम्हारे इरादे बड़े ख़तरनाक हैं। हाला ने मसनूई संजीदगी से कहा, अरे आप देखिएगा मैं आपकी प्यारी भांजी को कितने प्यार से रखूँगा। अभी थोड़ी देर पहले तो बस थोड़ा सा ड्रामा कर रहा था। आप घबराइए मत अम्मी जान। हशाम ने कहा तो हाला हंस पड़ी। दोनों माँ बेटा मुतमईन अंदाज में अपने घर की तरफ रवां दवां थे। कहानी नंबर 2, जिसका नाम है तर्स। राइटर शाज़िया अल्ताफ़ हाशमी। वफ़ा आपा, यह आपके लिए। जाहिदा ने एक शॉपिंग बैग उनके पास लाकर रखा था, जिसे उन्होंने उदास नज़रों से देखा। फिर जाहिदा को देखने लगी, ऐसे जैसे तोहफे तहफ़ से इन्हें क्या मतलब। ज़िंदगी कितनी कम थी, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। बहुत जल्दी की इसने जाने में, मगर जाहिदा का दिल, उफ़, जाहिदा का जाहिद दिल। वफ़ा आपा, आप ये पुराने पुराने कपड़े ना पहनना करें। किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो जाती है। आप ज़िंदा हैं, ज़िंदा लोगों को ज़िंदा रहना चाहिए।
زاہدہ کا دل اس دیوار پار بیوہ سے ہمیشہ ہمدردی کرتا تھا۔ کتنا مشکل ہے جینا، زندگی مشکل کا نام ہے۔ زاہدہ کا خیال تھا شکیل اس کا ماموزاد بھائی اگر وفا سے نکاح کر لیں، مگر شکیل بھائی خاموش تھے، بالکل بے تاثر۔ ان کا ارادہ نہیں تھا، بچے بڑے ہو گئے تھے، شاید ان میں کسی اور کی گنجائش نہیں تھی۔ دوسری طرف وفا آپا بھابھی کے اتنے بڑے گھر میں ذرا سی جگہ بھی نہ پا سکیں۔ انہیں دیکھ کر زاہدہ کا دل کانپ اٹھتا تھا۔ ان کا چہرہ، یا شاید زاہدہ ہی حد سے زیادہ حساس تھے، کچھ سمجھ نہ آتا تھا۔ عجب اندھیرا تھا، صبح کی کوئی امید نہ تھی۔ ایک وقت میں انہیں خوبصورت دیکھا تھا، انہیں زندگی جیتے دیکھا تھا، زندگی سے جیتتے دیکھا تھا۔ وہ کبھی ہاری نہیں تھی، مگر آج اس شام بھی وہ کمال کے آفس سے لوٹنے کے بعد وفا ہی کی بات کر رہی تھی۔ وفا بہت دکھی ہے، کمال نے بے دلی سے انسنی کر دی۔ کمال، آپ دل سے بھی کبھی سوچ لیا کریں، بزنس مین کی طرح کی سوچ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ ہم گوشت پوست کے بنے نازک انسان ہیں، تو رویے اتنے پتھر کیوں ہیں؟ کمال نے کمال مہربانی سے اتنی بات سن لی تھی، اور اب شاید اس کے چپ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جو مر گیا تھا وہ وفا کی محبت تھا، وہ اسے اپنے دل سے کیسے نکالتی؟ مگر جب دل سے کوئی انسان نکل جاتا ہے تو موت کا مسافر ہو جاتا ہے، اور مردے قیامت کے دن ہی زندہ ہوں گے۔ کمال کو زاہدہ سے محبت تھی، اسی لیے اس کی حساسیت بھی برداشت تھی، ورنہ کون کسی کو جانتا ہے کہ صرف وہی چاہتا ہے جو مفاد میں ہو۔ دل جیسے بیکار لوتھڑے کی کیا پرواہ؟ مگر اس کی ہلکی ہلکی آہیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ہواؤں میں گم نہیں ہوتی، کسی آہ کی طرح۔ زاہدہ سوچ رہی تھی کہ وہ وفا آپا کو ہر وقت ساتھ تو رکھ نہیں سکتی، کیونکہ کمال کو برا لگے گا، پھر اس مسئلے کا کیا حل ہو؟ کمال کو راضی کرنے جیسا کمال وہ کر نہیں سکتی تھی۔ شاپنگ مالز، ریسٹورنٹ، لانگ ڈرائیو، تنہائی، ہر جگہ وفا آپا کے آنسو اس کے ساتھ ساتھ رہتے۔ وہ اکیلی نہیں رہی۔ کبھی احساس ہی تو انسان کو انسان بناتا ہے۔ انسان جھوٹ موٹ کے آنسو اور ہمدردی بڑے شیطان تراشتی ہے۔ انس زاہدہ کا اکلوتا بھائی زاہدہ سے ملنے آیا تھا۔ بچپن کی محبت تھی اکلوتے بھائی سے، جو بچپن میں بھی داخل ہو کر بچہ ہی رہتی ہے۔ کتنے دن لگا دیے؟ زاہدہ نے سال بھر چھوٹے بھائی کو گلے لگا کر کہا، بس یار اسٹڈیز کا برڈن ہی بہت ہے۔ وہ انس کے لیے کافی پھینٹ رہی تھی، ساتھ ایک پگلا آنسو چپکے سے کچن کاؤنٹر پر گر گیا تھا۔ وفا کی بڑی بھابھی شائستہ نے ناشائستگی سے وفا کو بتایا تھا کہ وفا ان کے کمروں میں جھانکتی ہے۔ وفا بے شرم نہیں ہو سکتی، اس طرح کی تو بالکل نہیں، وہ تو مظلوم ہے، ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اچانک سامنے سے اس نے وفا کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ ادھیڑ عمر کی وفا اد جلی سی بھاگتی آ رہی تھی۔ انس کے ہاتھوں سے کافی چھلک گئی، وہ وہیں آ کر ان دونوں کے درمیان مدد کی تلاش میں گر گئی تھی۔ بھابھی شاہانہ نے مجھے زندہ جلانے کی کوشش کی۔ ان کا دوپٹہ قمیض جلی ہوئی تھی، شاید وہ کچن میں کام کر رہی ہوں، تب کسی نے جان چھڑوانا چاہیے ہو۔ تب اس نے انس کو ایک ایک بات بتائی۔ انس پریشان ہو گیا، کتنے دنوں بعد ملے تھے اور پل بھر کا ساتھ وفا آپا کی نظر ہوا۔ انس کئی دن گھر نہیں گیا، پریشان بھی رہا۔ زاہدہ وفا کو گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ ان کی بھابھیوں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، مگر زاہدہ ان کے جھوٹ آسانی سے پکڑ چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا۔ فریبی عورتیں فریب کرتی ہیں بے پرواہ ہو کر، مگر کوئی ہے جو چپ چاپ دیکھتا ہے ہر تماشا۔ 50 سے اوپر کی عورت جھوٹ کیوں بولے گی؟ اتنے کھاتے پیتے لوگوں کا اتنا چھوٹا دل۔ انس کو کافی دن ہو گئے تھے وہ نہیں گیا۔ وفا کی بھابھیوں کا رویہ ان سے بہتر ہو گیا تھا، اب روتی نہیں تھی بلکہ کچھ سوچتی رہتی تھی۔ زاہدہ کی تسلیاں اب وہ سنتی تھی، مگر دھیان سے نہیں۔ زہ نصیب، انس زاہدہ کو پیار سے زہ نصیب کہتا تھا۔ تم کہو تو میں نکاح کر لوں وفا سے، مجھے اچھی لگتی ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ… زاہدہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ 20 برس کا شوخہ انس نکاح کی فرمائش کر رہا تھا، وہ بھی وفا سے۔ وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ وفا سنیں گی تو… اس نے اپنی گھٹی گھٹی سی آواز سنی، جس میں نہ جانے کیا تھا، مرا ہوا اعتبار یا شاید بے یقینی کی لاش۔ تم اس کی ٹینشن نہ لو، وہ راضی ہیں، بس مما سے بات کر لو تو بات بن سکتی ہے۔ اسے لگا جیسے گرم گرم سیسا کسی نے اس کے کانوں میں انڈیل دیا۔ مجھے اس سے آگے کچھ مت کہنا انس، آگے ایک لفظ نہیں۔ وہ خوبصورت ہے، اچھی ہے۔ مما، آپ انس کو فوراً واپس بلا لیں۔ اس نے انہیں کچھ نہیں بتایا، البتہ انس ناراض ہو گیا تھا، اس موضوع پر بات نہیں ہوئی۔ وہ وفا کی طرف سے مشکوک ہو گئی تھی، مگر اب وہ نہیں، وفا رابطے میں رہنے لگی تھی۔ اکثر آنا جانا رہنے لگا تھا، مگر زاہدہ نے دوبارہ انس کو نہیں بلایا تھا۔ کبھی کبھی ترس بھی آنے لگتا کہ اس کا دل نہیں ہے، اس میں خوش رہنے کی خواہش نہیں ہے، مگر اب ڈر بھی لگتا تھا۔ ایک شام اسے مما کے گھر سے دیر ہو گئی تھی، کمال گھر پر ہی تھے۔
बस इसने ही जल्दी कर दी थी घर लौटने में। मिल्कियत के एहसास से वो आगे बढ़ी, मगर बढ़ ना सकी कि इसके जहाज़ी साइज़ बेड पर कोई बड़े हक से पुश्त किए बैठा था। बालों से इसने पहचाना कि वफ़ा थी कमाल के साथ। वो दबे कदमों लौट गई थी, मगर कमाल ने भी शेर बनकर कहा था कि निकाह करना चाहता हूँ तो क्या बुरा है, मज़लूम है। कभी कभी चुप रहना हमारे हक़ में बेहतर रहता है। वो फिर कॉल करके लौटी थी। किसी को कुछ पता नहीं था, ना ही इसने शोर मचाया था। वफ़ा कैसी है ज़ाहिदा? कमाल सरसरी सा पूछ रहे थे कि जांच रहे थे। तब इसने अनस वाली बात बताई तो फीका सा हंस पड़े थे। शायद दिल टूटा हो, मगर इस दिल का टूट जाना ही अच्छा था। हर दिल खुश करने के लायक थोड़ी होता है, ना ही हर एक से मोहब्बत करनी चाहिए। कमाल के जाने के बाद इसने दूर से देखा था कि वफ़ा चुस्त सा लिबास पहने न जाने किसकी तलाश में वहाँ निकली थी। गम भी किसी किसी को ही राज आता है, संवारता है। अक्सरियत तो वफ़ा की तरह से हो जाती है, हर किसी को काटने के लिए तैयार। आज ज़ाहिदा ने इसे गौर से देखा था, मज़लूम से ज़्यादा ज़ालिम, बहुत ज़ालिम, मगर कहा कुछ नहीं। कभी कभी मिर्ज़ा गालिब की तरह कुछ कहना बेकार होता है। वो अनजान बन गई थी, क्योंकि बेहतर भी यही था। बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। कहानी नंबर 3 सुन लीजिए, जिसका नाम है करीना ज़िंदगी। राइटर शाहीन कमर। बॉस का पहला दिन है। अम्मी शर्ट पहनकर ऑफिस जाऊंगा, इसने चिल्लाते हुए कहा। मैं भी लगा देती हूँ, ये कहते हुए इसने दराज से सुई धागे बटनों का बॉक्स निकाला और जल्दी से टाँके लगाए। कमीज़ इसे थमाई थी कि अली के रोने की आवाज़ आई। उनका 11 माह का बेटा, जिसे वो किचन में जाने से पहले ही अम्मा के कमरे में छोड़ गई थी। कि अहमर सबा। आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि किचन में इसके हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा था। जहाँ अहमर अपने नाम की तरह गुस्से से सुर्ख हुआ जा रहा था। क्या हुआ अब? अहमर की आवाज़ तो 10 घर सुनते थे। भला एक छोटा सा बच्चा जो इसी घर में, वो कैसे बच सकता था? आपका नाश्ता टेबल पर है, वो इसे बताती हुई अम्मा के कमरे की तरफ भागी और अम्मा के हाथों से अली को ले लिया। ये भी अम्मा की अच्छाई थी कि वो अली को संभाल लेती थी और वो घर का काम कर लेती। अली जो कच्ची नींद से उठा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो इसे गोद में लिए टहल रही थी। एक दफ़ा फिर अहमर की दहाड़ सुनाई दी। इसने अम्मा की तरफ देखा, जिन्होंने आंखों में नदामत लिए कहा, तुम बच्चे को मुझे दो और इसे पहले ऑफिस के लिए रवाना करो। सुबह सुबह इतनी असाबी मुशक्क़त ने इसके जिस्म से जान ही खींच ली थी। फिर भी तेज़ी से कमरे की तरफ लपकी। अहमर कमरे के बखिया उधेड़ चुका था। कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। तमाम दराजे बाहर थे और उनका सामान कुछ अंदर कुछ बाहर पड़ा था। ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद आधी से ज़्यादा चीज़ें नीचे गिरी थी। इनमें से एक इसकी घड़ी थी, जो इसके पापा ने इसे शादी पर तोहफे में दी थी और इसके शीशे पर इस्तेमाल की वजह से निशान पड़ गए थे। इसने सोचा था कि सुबह अहमर को देगी कि आते हुए इसका शीशा बदलवा लाए, मगर अब वो पुर्जा हुई पड़ी थी। एक निगाह में इसने कमरे और घड़ी का हाल देख लिया। अहमर ने इसका चेहरा देखा, फिर से चीखा, मैं ज़रूरी फ़ाइल लेकर आया था, मगर वो नहीं मिल रही। जहाँ तुम जैसी फुअड़ और बदसलीका बीवी हो, वहाँ शौहर ऐसी चीज़ों के लिए चिल्लाएगा। आज नए बॉस का पहला दिन है और मैं लेट हो गया। सबा ने तकिया हटाया तो वहाँ पर नीले रंग की फ़ाइल नज़र आई। अहमर की आदत थी कि वो रात को जो कुछ पढ़ता या कोई फ़ाइल देखता, इसे तकिए के नीचे घुसा देता था। अहमर ने सबा के हाथ से फ़ाइल झपटी और दरवाजे से बाहर निकल गया। सबा ने थकी थकी नज़र कमरे, बिखरे सामान पर डाली। अब इसे सब समेटना था। सारे घर में सिर्फ किचन ऐसी जगह थी जहां अमर पाँव धरना गुनाह समझता था। इसके नज़दीक ये बीवी की जिम्मेदारी थी कि वो किचन से मुताल्लिका हर काम करे। ख़ुद से पानी पीना भी इसके लिए हराम था। अहमर 3 बहनों का इकलौता भाई था। बड़ी बहनें इससे इस कदर प्यार करती थीं कि उसका हर काम अपने हाथ से करतीं। उनका बस चलता तो गिलास थाम कर ख़ुद पानी पिलातीं या निवाले बना बना कर इसके मुँह में डालतीं। इस दर्जा मोहब्बत ने अहमर को दूसरों पर इन्हिसार करने की हद से ज़्यादा आदत डाल दी थी, और अब यह सब सबा के लिए हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। बहनें तो ब्याह कर ससुराल रुखसत हो चुकी थी। इसकी शादी को 2 साल गुजरे थे। अहमर के साथ इसकी एक बहन की भी शादी हुई थी और अम्मा बेटियों को ब्याह कर अहमर का घर भी आबाद देखना चाहती थी। बड़ी 2 बहनों की शादी के बाद उन्होंने अहमर और सोबिया के फ़र्ज से इकट्ठे सुबकदोश होना बेहतर समझा। सबा 2 सालों से अहमर की लापरवाही और सख्त गुफ्तगू झेल रही थी। बहनों ने इसे बहुत नाजुक मिजाज बना दिया था। अब सबा बूढ़ी सास और छोटे बच्चे समेत अहमर का फैलाया हुआ फैलावा कैसे समेटती?
कैसे घर के काम सर अंजाम देती, मगर अहमर कुछ भी समझने की जहमत नहीं करता था। वो चीज़ें बहुत बखेरता था और अक्सर अपनी चीज़ें रखकर भूल भी जाता। फिर इनकी तलाश के लिए सबा को पुकारता था। अब भी बहुत सा काम इसकी राह तक रहा था, सो वो उठ खड़ी हुई। ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ते अहमर को आज ऑफिस से काफ़ी देर हो गई थी। जब वो अपनी सीट पर आकर बैठा तो दूसरी टेबल पर फरहान गुस्से में फ़ाइलों का अंबार लिए मसरूफ़ था। अहमद ने फरहान से पूछा, क्या नए बॉस आ गए? बॉस नहीं, मलकन मौत कहो, आते ही तमाम फाइल्स का काम दे दिया। फरहान खासा जला भुना बैठा था। अहमद ने तमाम ऑफिस पर एक नज़र डाली। हर वर्कर काम में लगा नज़र आया। यहाँ वो सीनियर अकाउंटेंट था और सैलरी भी ठीक ठाक थी। काम के मामले में वो मेहनती था। थोड़ी देर में इसे बॉस ने बुलाया और इस पर एक तेज़ नज़र डालते हुए कहा, मैं वक्त और काम के मामले में बड़ा असूल पसंद हूँ। वक्त के मामले में तो आप फेल हो चुके हैं और तमाम फाइल्स का काम मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपको कल तक का टाइम देता हूँ। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, काम भी आपको मुकम्मल मिल जाएगा, अहमद ने मुस्तैदी से कहा। अब आप जा सकते हैं। बॉस ने इसे जाने की इजाज़त दी। सारा दिन वो काम में मसरूफ़ रहा। फिर भी कुछ फ़ाइल्स की रीचेकिंग रह गई तो इसने फ़ाइल्स घर ले जाने का फ़ैसला किया। ऑफिस में सभी सारा दिन मसरूफ़ रहे थे। अम्मा दवाई खाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी और अली भी कुछ देर पहले ही सोया था। सबा अभी कामों से फारिग होकर बैठी थी। इसे अपनी शादी से पहले के दिन याद आए, जब वो अपने ख़ानदान की बेहद फुर्तीली और सलीकामंद लड़की समझी जाती थी। वो इसकी बहन अनीला और अम्मी अब्बू थे घर में, और वो सब काम इसी तेज़ी से निपटाती थी कि अनीला कहती, तुम में तो बिजली भरी है, पता नहीं चलता कि काम शुरू कब हुआ और कब ख़त्म। सब अहले खाना सुलझे हुए और अच्छी आदतों के मालिक थे। वालिदैन ने इन्हें अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता किया था। न सिर्फ वो अच्छी आदत के मालिक थे, बल्कि इन बहनों में भी यह आदत पुख्ता कर दी थी। सफाई का ख्याल, मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे का एहसास करना। जब कोई बीमार होता या मसरूफ़ होता तो वो एक दूसरे का काम कर देते और काम कभी बोझ ना लगता। सबा को तो ये महसूस होता था कि घर का काम एक तफरीह, एक खिदमत और एक अच्छी ज़िंदगी देती है और सुकून भी मिलता है। वो घर को सजाने संवारने के कई कोर्स करके घर को संवारती रहती, मगर यहाँ हर वक्त काम में लगे रहने के बावजूद घर का काम ख़त्म ना होता, ना घर में सुकून मैसर था। अहमद के गुस्से, चिल्लाने की आदत ने इस पर इस दर्जा असर डाला था कि थकन इसके तमाम वजूद पर तारी रहती। अली के काम पर भी झुंझला जाती। अली की पैदाइश के बाद तो इसने कोशिश भी की कि कोई काम वाली रख ले, मगर चंद दिन अहमद का गुस्सा सहन ना पाई और आने से ही इनकारी हो गई। नाचार ये सब कुछ सबा को खुद ही करना पड़ता, खाना, सफाई, बर्तनों, कपड़ों की धुलाई। वो काम से नहीं घबराती थी, मगर सिर्फ अहमद के चीखने, चिल्लाने, चीज़ें फैलाने से इसकी जान जाती थी। इसने कई बार एहसास दिलाया, मगर वो कहता कि तुम कोई अनोखी औरत नहीं हो जो ये सब करती है, मेरी बहनें भी तो थीं, मेरे सारे काम करती थी। अहमद जब वापस आया तो खाना खाने के बाद फाइल्स का काम लेकर बैठ गया। फिर वो तमाम वक्त इसमें मसरूफ़ रहा। रात तक इसने एक फ़ाइल के अलावा तमाम काम मुकम्मल कर लिया था। सबा भी इस दौरान अपना काम समेट चुकी थी। आज इसने शाम का वक्त सुकून से गुजारा था। नहाकर कपड़े बदले, मेकअप भी किया था। अम्मा भी कुछ अरसे बाद घर की पुरसुकून फ़ज़ा देखकर खुश थी। अली को साफ़ कपड़े पहना कर अम्मा को थमाया, जो खुश खुश इससे अपनी बातें कर रही थी। जब रात को अहमद फारिग हुआ तो घर का मंजर इसे बड़ा अच्छा लगा। तैयार बीवी, साफ़ सुथरा घर, हंसता मुस्कुराता बच्चा, इत्मीनान भरी मुस्कुराहट लिए इसकी माँ तो इसका मूड भी बेहद खुशगवार हो गया। फिर सब ने अच्छे माहौल में खाना खाया और देर तक बातें होती रहीं। सबकी आँख फिर सुबह देर से खुली। सबा ने जल्दी से किचन का रुख किया। अहमद ने तैयार होकर फाइल्स उठाई और बगैर नाश्ते के ऑफिस आ गया। आज वो टाइम पर आ गया था। फिर इसे बॉस का बुलावा आया। वो नहीं जानता था कि इसकी बेतवज्जही की आदत से वो फाइल्स मेज़ से गिर गई थी। सबाहत पर कल की खुशगवारी तारी थी और सुबह भी अहमद को गुस्से में नहीं देखा था। अहमद बगैर नाश्ते के निकल गया था, इसलिए आज वो इसकी पसंद का खाना तैयार करना चाहती थी। इसने जल्दी से काम समेटा और अम्मा ने अली के कपड़े बदलवाए। अम्मा भी फ्रेश थीं, इसलिए वो भी सबा के साथ मिलकर काम में मदद कराना चाहती थी, मगर इसने प्यार से इन्हें मना कर दिया। सारी दोपहर लगाकर इसने काफ़ी एहतमाम कर लिया था। पुलाव, कबाब, रायता, सलाद और चिकन कढ़ाई, ये सब अहमद के पसंदीदा खाने थे। शाम को नहाकर इसने अपना सबसे अच्छा ड्रेस पहना और इसका इंतज़ार करने लगी। दरवाज़े पर दस्तक हुई तो इसने मुस्कुराते दरवाज़ा खोला। अहमद का चेहरा सुर्ख था, इस पर सख्त गुस्सा तारी था। वो सीधा कमरे की तरफ लपका, मगर टेबल पर कोई फ़ाइल ना थी। इसने सबाहत से कहा, मैं कल रात जो फाइल्स लाया था इनमें से 2 फाइल्स काम हैं।
اس سے پہلے تمام کمرے میں فائل ڈھونڈ چکا تھا۔ صبا کی تمام محنت زمین پر پڑی اپنی ناقدری میں رو رہی تھی۔ صبا نے ایک رنجیدہ نظر کمرے پر ڈالی۔ احمد اس پر چیخا۔ میں نے پوچھا وہ فائلز کہاں ہیں؟ مجھے کیا پتا وہ کہاں ہیں؟ آپ لائے، آپ نے رکھی، آپ نے سمیٹی، اس میں میرا کیا عمل دخل؟ میں نے تو چھوا بھی نہیں۔ صباحت نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تم جاہل، گنوار، بد سلیقہ، پھوڑ عورت ہو۔ تمہاری وجہ سے آج مجھے کتنی ذلت اٹھانا پڑی۔ جو فائلز میں گھر لایا تھا ان میں سے 2 فائلز کم نکلیں، اور اسی بات پر باس نے پورے اسٹاف کے سامنے میری انسلٹ کی۔ مجھے غیر ذمہ دار، لاپرواہ، سخت سست اور نااہل کیا کیا نہیں کہا، اور اس سب کی ذمہ دار تم ہو۔ اگر تم میری تمام چیزیں سنبھال کر رکھتی تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب بھی وہ فائلز نہیں مل رہیں، اونچی آواز میں اس پر چیخ رہا تھا۔ صبا ایک دم ساکت ہو کر اسے دیکھتے رہی۔ اس کے اندر کیا احساسات تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ نہ جانے کہاں سے ایک طوفانی قوت اسے اپنے اندر بھرتی ہوئی محسوس ہوئی، اور وہ احمد کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے حتی الامکان اس کا سامنا کرنے سے گریز کیا تھا، مگر آج بات اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو مجھے؟ بے دام لونڈی، کنیز، یا کوئی زرخرید خادمہ کہ بیوی کا درجہ تو تم نے مجھے دیا نہیں؟ کیا نہیں کیا میں نے؟ تمہاری کڑوی کسیلی باتیں، غصہ، چیخنا چلانا، سب برداشت کیا۔ اس پر تمہاری لاپرواہی، غیر ذمہ داری بھی۔ اس کے علاوہ اپنی تمام غلطیوں کی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر جھگڑا شروع کر دیتے ہو۔ نہ اپنی ماں کا احساس ہے، نہ اپنے بچے کا۔ ان کو گھر کا سکون اور آرام درکار ہے، مگر تمہیں اپنے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات اہم ہے۔ میری، اماں اور علی کی ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں؟ گھر کی تمام ذمہ داری مجھ پر ہے۔ سودا سلف، بلز جمع کرانا، خاندان میں ملنا ملانا، سب دیکھتی ہوں۔ کوئی بیمار ہو جائے، گھر کا کوئی کام ہو، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ کیا اماں کی دیکھ بھال اور علی کی پرورش میری اکیلی کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ گھر صرف میرا ہے؟ تم صرف مہینے کی شروع میں تنخواہ پکڑا کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ اس ہفتے علی کو 3 دن بخار رہا، کیا تمہیں پتہ چلا؟ نہیں نا۔ اس کی آواز کبھی چٹخ رہی تھی، کبھی غصے سے تیز ہو جاتی، کبھی درد سے رنجیدہ اور کبھی مایوسی سے ہلکی۔ یہ سب آج احمد پر واضح ہو رہا تھا کہ بے حس اور غیر ذمہ دار صبا نہیں، بلکہ وہ خود ہے۔ کئی ذمہ داریاں تو وہ اس کو بتائے بغیر ہی اپنے کندھوں پر لیے ہوئے ہے۔ احمد کا غصہ اس کے آتش فشاں وجود کے آگے کب کا ختم ہو چکا تھا۔ وہ حیرانی سے دیکھ رہا تھا اس عورت کو جو سر جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے اس کی سب جائز ناجائز باتیں برداشت کرتی تھی۔ صبا کی اسی بات نے اس کے حاکمانہ رویے کو پنپنے میں مدد دی تھی، اور وہ اس پر بے جا غصہ کرتا۔ آج وہ سب حساب بے باک کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ تم کہتے ہو کہ میں اس کی سب ذمہ دار ہوں۔ کیا تم نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی یا ایک خادمہ کو گھر لائے تھے؟ تم نے کبھی میرے احساسات کو سمجھا، نہ کبھی مجھے محبت اور توجہ دی۔ کیا میں انسان نہیں جسے گھر کا تحفظ، شوہر کی توجہ، محبت اور سکون چاہیے؟ میں کیا ہوں تمہارے لیے؟ ایک مشین جو تمہارا گھر سنوارے، تمہاری اماں کی دیکھ بھال کرے، تمہارے بچے کی پرورش بھی کرے، اس پر تمہاری بد زبانی، بے پرواہی بھی برداشت کرے؟ نہیں احمد نہیں، اب میں تھک گئی ہوں۔ اب مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں اپنی ذات کے پرخچے اڑتے دیکھوں۔ میں کیا تھی؟ تمہارے ساتھ نے مجھے کیا بنا دیا؟ ایک شوخ، سمجھدار، سلیقہ مند لڑکی، اور اب ایک پزمردہ اور زندگی سے تھکی عورت۔ یہ دیا ہے مجھے تمہاری رفاقت نے۔ اس گھر کی ذمہ داری میری نہیں، تمہاری بھی ہے۔ تم مجھ سے اپنا خیال کی توقع رکھتی ہو، کیا یہ توقع میں نہیں رکھ سکتی؟ آج احمد خود کی عدالت میں کھڑا تھا اور خود کو کچھ بولنے کے قابل بھی نہ پا رہا تھا۔ صباحت نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر ایک دم اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ اس کے گرتے ہی احمد اور اماں دونوں اپنی جگہ سے ہلے اور اس کی طرف لپکے۔ اماں ان کی جھگڑے کی آواز سن کر کمرے کی طرف آئی تھیں۔ صباحت کو بولتے دیکھ کر وہیں رک گئی تھیں۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھیں آج صباحت نے سب احمد سے کہہ دیا، مگر وہ اتنا اعصابی دباؤ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ احمد نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور جلدی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ نہ اسے فائلز کا خیال رہا، نہ گھر کا۔ اسپتال میں آج دوسرے دن بھی صبا کی حالت سنبھلی نہ تھی، اور احمد کو آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ تو اس کے لیے جان سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہ سب کچھ بھلائے اسپتال میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے صبا کو زیادہ ذہنی دباؤ بتایا تھا، ساتھ یہ کہ وہ اعصابی طور پر بہت کمزور ہو چکی ہے۔ اس پر اس کی پشیمانی اور بڑھ گئی۔ صبا کے گھر والے حیران ہو کر اس سے پوچھ رہے تھے کہ کون سا سٹریس، وہ کس بات پر پریشان تھی۔ صبا نے انہیں آج تک کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اسپتال میں سب اسے دیکھنے آئے تھے۔ اس کی بہنیں بھی ایک دفعہ ہو کر جا چکی تھیں، اب فون پر رابطے میں تھیں۔ آج آپا نے فون کر کے اسے گھر بلایا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھر آیا تو اسے علی کے رونے اور اماں کے بولنے کی آوازیں دروازے پر ہی سنائی دیں۔ آپا بھی زور زور سے بول رہی تھیں۔ احمد کو صبا کا خیال آیا۔
पहले जब वो घर आता तो ऐसा कभी ना हुआ था। हर चीज़ इसे हालत सुकून में मिलती थी। आपा इसे देखते ही कहने लगी, भैया अपना घर संभालो तुम खुद, हमसे तो अब ये नहीं संभलता। तुम्हारा घर, बच्चा, फिर अम्मा भी बीमार है। मैं अपना घर कितनी देर छोड़े बैठी रहूँ? मेरा घर और बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। तुम ऐसा करो, कोई काम वाली ढूंढो, और घर के लिए और बच्चे के लिए भी। अहमद बेहद हैरानी से उनकी सूरत देखता रह गया कि ये वो आपा थी जो इसका जान से बढ़कर ख्याल रखती थी। अब उनका ये अंदाज़ इसके लिए बहुत नया था। आपा रुखाई से कहती कमरे से निकल गई। वो अम्मा की तरफ आया और उनका हाथ पकड़कर रोने लगा, तो उन्होंने प्यार से इसका सर सहलाया। बेटा, ये सबाहत का ही हौसला था कि वो घर को लिए चल रही थी। घर इसके बगैर औंधा पड़ा है, बच्चा माँ के बगैर संभलता नहीं। और मैं तो इसी पर इन्हिसार करती हूँ कि मुझे खुद नहीं पता मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं, कैसे लेनी हैं। तुमने इस अच्छी लड़की की कदर नहीं की। मैं इस दिन तुम्हें बुरा भला कहने ही तुम्हारे कमरे की तरफ आई थी, मगर सबाहत को बोलते देखकर वहीं रुक गई कि अच्छा है वो खुद ये बातें तुमसे कहे, मगर इतनी परेशानी वो सहार ना सकी। अल्लाह इसे तंदुरुस्ती दे। वही है तुम्हारे दुख सुख की साथी। जो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हो सकते हैं, वो कोई तीसरा नहीं हो सकता। अब अपनी बहन को देख लो, भाई हो मगर इसे अपना घर ज़्यादा अजीज़ है। अपनी बीवी और बच्चे की कदर करो। उन्होंने इसे समझाया। हाँ अम्मा, सब करूँगा, सब करूँगा। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरी सबाहत को मुझे वापस कर दे। मेरी नाशुक्री की मुझे बड़ी सज़ा मिल चुकी है। मैं अपनी कोताहियाँ और लापरवाहियाँ ख़त्म कर दूँगा। अहमद के लहजे में परेशानी और पशेमानी दोनों थी। इसका सेल बजा, नीला का फ़ोन था। वो अम्मा को बताते जल्दी से अस्पताल पहुंचा, जहां सब सबा के गिर्द जमा थे। वो इसके करीब आया तो सबा ने आंखें बंद कर लीं। अहमद ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया और कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम अब ठीक हो। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरी ज़िंदगी हो और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर पता नहीं मैं क्यों ये सब भूल गया था। आज अहमद इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था तो इसे अच्छा भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था। इसकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे बगैर जीने का मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी बीमारी ने तो मुझे आधा मार डाला था। आज तो अहमद तमाम एतराफ़ात पर तुला हुआ था। अहमद ने इसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, अब इन आंसुओं की हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। तुम घर आओगी तो तुम्हें एक नया अहमद मिलेगा। अहमद को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। फितरत तो नहीं बदलती, लेकिन सबा के लिए यही बहुत था कि वो अपनी गलतियों पर पशेमान था। वो धीरे से मुस्कुरा दी। कहानी नंबर 4, जिसका नाम है दिखावा। राइटर लुबना आसिफ। अम्मी ज़किया भाभी मुझसे बहुत खिंची खिंची से रहती हैं। मेरी समझ में नहीं आता। बज़ाहिर तो हमारी लड़ाई भी नहीं हुई। आपकी और ताई अम्मी की बहुत बनती है, पर मेरी जिठानी तो इतनी कम बात करती हैं। हमारी शादियां भी साथ साथ हुई हैं। बस बेटा, सबका अपना अपना मिजाज होता है, अपनी आदतें होती हैं। चलो खैर, ये चेरी का डब्बा ले जाना, अब्बू लाए थे तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा आओ तुम्हें अरीबा के कपड़े दिखाऊं। इतनी प्यारी प्यारी फ़राकें लाई हूँ, कलर इतने प्यारे हैं, दिल चाह रहा था सारे कपड़े ले लूँ। 2-4 दिन में आऊँगी तुम्हारी तरफ। हाँ, सास के सामने दीजिएगा। बड़ा मज़ा आता है जब वो ज़किया भाभी को सुनाती हैं कि समरा के अम्मी अब्बू ने ये दिया, समरा के घर से ये आया है। सच्ची मेरा तो सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। अल्लाह मेरा मैका सलामत रखे। बस बेटा, ससुराल वाले मान लें, यही बहुत है। बेटी को तो सारी उम्र देना ही होता है। फिर तुम तो हमारी इकलौती औलाद हो। तुम्हारा नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे। आज समरा के घर जाना था। सुबह से ही तैयारी कर रही थी। लॉन के 2 सूट अपने लिए लाई थी, सिलने में ही नहीं आ रहे थे। सोचा इसी में गर्मियों के कपड़ों के साथ समरा को भी दे दूं, सिलवा लेगी। दामाद का भी एक सूट शादी में आई पहनावनी में से निकल आया। अब क्या अच्छा लगता, बेटी और नवासी को दूं और दामाद को ना दूं। वो मिठाई फ्रूट लेकर बेटी के यहाँ पहुँची। कम से कम ये तो होता है देने दिलाने से कि ससुराल वाले सीधे मुँह बात तो कर लेते हैं, मगर सब लोग एक जैसे नहीं होते। लेकिन हमारा माशरा बड़ी तेज़ी से इसी तरफ जा रहा है, जहाँ बेटी वाले कुछ भी दे दें, कुछ भी कर लें, ससुराल वालों के तवक्कुआत पर पूरा ही नहीं उतरते। आजकल बेटों की माएँ भी न जाने किस डगर पर चल पड़ी हैं कि बस बेटों का फ़ायदा हो। बहुओं को दरपर्दा सुना सुना कर दूसरों की मिसालें दे देकर मांगा जाता है। ये सब करके सासें बहुओं की नज़रों में गिर जाती हैं। बहुएं भी क्या करें, माँ बाप से दुख सुख करती हैं। बेचारे माँ बाप बेटी को बसाने और सुकून के लिए देते दिलाते हैं, अपनी औकात से बढ़कर, कि सासों के मुंह बंद हो जाएं। दे दिलाकर बेटी और नवासी को प्यार किया और खुदा हाफिज़ कहकर दरवाजे तक पहुंची तो ज़किया सामने से आ रही थी। रूखा फीका सा सलाम किया और चली गई। सही कहती है समरा, ज़किया बहुत लिए दिए रहती है।
زرینہ، اس مہینے دوسرا 1000 کا نوٹ ہے جو تم ایڈوانس لے رہی ہو، تنخواہ میں پھر بچے گا کیا جو لوگی؟ تم تو ہمیشہ مہینے کے مہینے ہی پیسے لیتی تھی۔ خیریت تو ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں مدد کر سکی تو ضرور کروں گی۔ کیا بتاؤں باجی، جب سے بیٹی کی شادی کی ہے بہت پریشان ہوں۔ ایسی کیا پریشانی ہے باجی؟ جہاں بیٹی بیاہی ہے وہ 2 بہویں ساتھ بیاہ کر لائی ہے۔ بڑی بہو کے ابا کا اینٹوں کا کام ہے، چلتا ہوا کاروبار ہے، شادی بھی دھوم دھام سے کی تھی، بیٹی کو دینا دلانا بھی خوب کرتے ہیں۔ میری بیٹی کی تو زندگی عذاب کر دی اس کی ساس نے۔ بڑی بہو کے گھر سے جب کچھ آتا ہے ساس چھوٹی بہو کو بٹھا کر خوب سناتی ہے۔ میاں بھی کانوں کا کچا ہے، بجائے ماں کو سمجھائے بیوی کو ہی سناتا ہے۔ بیٹی تو بسا دی، ہر مہینے دینے دلانے کی وجہ سے تنخواہ ایڈوانس لینی پڑ جاتی ہے۔ پورا مہینہ کیسے گزارتی ہوں میرا اللہ جانتا ہے۔ کھینچ تان کر گزارا کرتی ہوں، پتہ نہیں باجی کیا ملتا ہے لوگوں کو دکھاوا کر کے۔ اگر بتا کر دکھا کر نہ دیں، بس ویسے ہی اپنی بیٹی کو دے دیں تو کم از کم دوسروں کی بیٹیاں تو سکون سے رہیں گی۔ کوئی سوچتا ہی نہیں، بس اپنی واہ واہ ہو جائے، بھلے دوسروں کی بیٹیاں دکھ اٹھائیں۔ چلتی ہوں باجی، بازار جاؤں گی، بیٹی کے گھر جاؤں گی، دیر ہو جائے گی۔ زرینہ کی باتیں سن کر آگاہی کے کئی دروازے کھلتے چلے گئے۔ ذہن میں سمرا کی جٹھانی کا بجھا بجھا چہرہ آ گیا۔ کہیں میری وجہ سے دوسروں کی بیٹیاں دکھ میں تو نہیں؟ بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جانے انجانے میں کہیں معاشرے کے بگاڑ کا سبب میں تو نہیں؟ میں تو اپنی نواسی اور بیٹی کو دے رہی ہوں، پھر دکھاوا کیسا؟ وہ پہنے اوڑھے اور بتانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اب کی بار سمر آئی تو اسے بھی سمجھاؤں گی، اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ کیا فائدہ ایسی واہ واہ کا جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہو، اور اللہ کی مخلوق کو دکھ دینے والے، ان سے اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں یہیں پر تمام ہوئیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔